Hello, morning to all of you. So, let me open the DPP, last DPP. If you have any doubt on that, you can ask. And if you don't have any, so we can move ahead. It was DPP 3 probably. Yes. So any question on this DPP? Or you have got all of 4 questions? Okay, I hope I'm audible and you are able to see the screen. No doubt. Okay, any doubt to anyone? निकाल लिया होगा. सिंपल था, छोटा भी था, ज्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं था, डीपीपी नहीं था. पर्टिकुलरली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला वो जरूरी होता है. एग्जाम में कुछ इस तरह का ही फिगर बना के दे देगा और पूछेगा बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, द सर्कुलर एंड द स्ट्रेट वायर, वो आपसे पूछ सकता है. Okay, so if there's no doubt, that's a good thing. And make sure everybody has tried it and completed these 4 questions. Answers are there. आंसर में कोई करेक्शन वगैरह रहा हो तो भी आप बोल सकते हो. 4th का ए पार्ट दिया गया, बी पार्ट का आंसर नहीं दिया गया, तो बी पार्ट का आंसर आप निकाल सकते हो. अच्छा, इसने बोला एक्सप्रेस कीजिए कि वो सर्कुलर की वजह से आएगा. यस, यू कैन प्रूव दैट. सो इसको प्रूव करना था. ओके, सो इफ देयर इज नो डाउट सो वी कैन गो अहेड एंड आगे को स्टार्ट कर आगे कवर करते हैं जो पढ़ रहे थे हम लोग. आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया है बिकॉज ऑफ वेरियस करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी, उनके कॉम्बिनेशन, सर्कुलर में कोई पार्ट हो या कंप्लीट सर्कल हो या मल्टीपल सर्कल्स हो, उसकी एक्सिस पर. एंड एज वेल एज आपने ये भी लर्न कर लिया है कि हमारे पास एम्पियर्स लॉ होता है, उसको यूज कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. एक बार मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना लर्न कर लिया, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में और उसकी प्रेजेंस में दूसरा चार्ज या दूसरा करंट किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई चार्ज इन्फ्लुएंस हुआ करता था, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में. सो हेडिंग कुछ दिया होगा या फिर से दे देता हूँ. फोर्स ऑन अ चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड पर एक चार्ज है जो मूव कर रहा है. अब देखो, हेडिंग में ही लिखना पड़ा मूविंग चार्ज. इसका मतलब चार्ज को मूव करना कंपलसरी है. तो चार्ज का होना, उसका मूव करना, मैग्नेटिक फील्ड का होना कंपलसरी. अगर ये तीनों हो गए तो फिर ये फोर्स लगता है. तो बेसिकली फोर्स लगता है जब मूव कर रहा होता है क्या चार्ज, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में होता है. किस तरह से लिंक है तो उनको हम लोग एक फॉर्मूले से रिलेट कर लेते हैं. सो द फॉर्मूला इज फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, आप लोगों ने 10th में देखा भी होगा, क्यू वी क्रॉस बी. एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट ये है कि इसको समझना कि ये लिखा क्या है और इसके इंटरप्रिटेशंस क्या क्या बन सकते हैं, वो सारा कुछ. So F is the force on a charge which has a magnitude Q. Charge has a charge Q and moving with velocity V in presence of magnetic field B. Its magnitude and direction is given by this cross product. So this is nothing but a cross product. And if we know the rules of vectors in cross product, we can find what the force magnitude is, what the force direction is. नो, यहाँ से मैं इनको अलग अलग करके लिख देता हूँ. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा अगर आपको कभी मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कई बार जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन अलग से डिसाइड कर लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड अलग से यूज करते हैं. और ये एक फोर्स है, तो जब कभी एफबीडी बनाना पड़ेगा तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इसके जितने भी एप्लीकेशन है उसमें इसको यूज किया जा सकता है. ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा मॉड ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू हमारा प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकता है.
इसलिए Q का मॉड लगाना जरूरी है। V पॉजिटिव रहेगा तो आप मॉड ऑफ V भी लिख सकते हो, या फिर V लिख दो तब भी चलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर V क्रॉस B किया जाए तो V भी साइन थीटा होता है। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मॉड क्यों लगाया गया है इसका ख्याल रखिए। मॉड इसलिए लगाया गया क्योंकि चार्ज प्लस माइनस होता है, जहाँ पर सारा कुछ प्लस वैल्यू पे लिखना है। और थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगल ऑफ कोर्स किसके बीच का? बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन आपको मेंशन की जाएगी। किस डायरेक्शन में पार्टिकल आपका चलता है, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो भी आपको बताएगा क्वेश्चन। उसके बेसिस पर हम लोग थीटा को आइडेंटिफाई कर लेंगे। एंड ये तो मैग्नीट्यूड, अगर क्योंकि प्लस वैल्यू लिखना है, अगर माइनस भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो प्लस ई लिखेंगे। देन आफ्टर अपने को डायरेक्शन पे जाना होता है। जब हम फोर्स की डायरेक्शन लिख रहे होंगे तो उसके लिए इसकी डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगी कि चार्ज कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस साइन मल्टीप्लाइड होने से चार्ज डायरेक्शन बदल जाती है। तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके लिए V क्रॉस B की डायरेक्शन हम पता करेंगे और Q को ऑब्जर्व करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर के चलेंगे। तो हम बोलेंगे कि इफ Q is positive then it is along V क्रॉस B। तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी उसके अलोंग हमारा फोर्स एक्ट करेगा। कब? जब चार्ज पॉजिटिव होगा। If Q comes out to be negative then it is opposite to this। तब भी हम लोग V क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B के अपोजिट बताने वाले हैं। सो यहाँ से अपने को डायरेक्शन पता चलेगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चलेगा। दोनों पॉइंट्स को आप एक बार फिर से देख लीजिए। कोई कंसर्न आ रहा हो तो मैं बताऊं, अदरवाइज ये क्रॉस प्रोडक्ट का ओपनिंग है और ये Q को पॉजिटिव रखना है मॉड में। Q के बेसिस पर अपने को डायरेक्शन पता करना है। इसका मतलब Q का जो रोल आएगा, Q के साइन का जो रोल आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, उसका मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं है, उसका केवल डायरेक्शन में रोल आएगा। और V और B वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है रिस्पेक्टिवली, वेक्टर्स हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है, राइट हैंड रूल सिस्टम आपको पता है, उससे आप पता कर सकते हो। कई बार वो आई कैप जे कैप के टर्म में देगा तो वो भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है, उससे भी पता कर सकते हो। मोर ओवर, अगर Q हमारा 0 हो गया दैट मीन्स अनचार्ज्ड पार्टिकल है या फिर न्यूट्रल बॉडी है, तो आप पाओगे कि उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। बॉडी वर्ड को मैं थोड़ा सा वापस ले लेता हूँ, पार्टिकल वाला वर्ड। अगर कोई हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल है या न्यूट्रल पार्टिकल है तो उस पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। या फिर हमारे पास चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, तो फोर्स 0 हो जाएगा। या फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री यानी पैरेलल है, तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 होने के क्या क्या वजह हो सकती हैं? चार्ज का ना होना, चार्ज का मूव ना करना, मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंट होना, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का पैरेलल होना। इन सारी सिचुएशन में फोर्स 0 हो जाएगा। मोर ओवर, ये जो फोर्स होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर, ये जो फोर्स आएगा ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जो फाइनल डायरेक्शन आती है वो इसके दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस पॉइंट को मैं आगे लिख देता हूँ। इतना आपने कॉपी कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर कुछ और पॉइंट्स, ऑब्वियस पॉइंट्स हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अपने को ये फोर्स पता चला कि F की जो वैल्यू है वो QV क्रॉस B होता है। आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि ये आया कैसे, हाउ इट हैज बीन प्रूव्ड। इसको बेसिकली एक्सपेरिमेंट से पता किया गया। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया, एक चार्ज को वेलोसिटी दिया गया और बहुत सारी डायरेक्शन वेलोसिटी देकर के देखा गया किस तरह के पाथ को फॉलो करता है, और फिर उसको कंप्लीट स्टडी करने के बाद एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। ये इसका रिलेशन है। ये अपने फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं लिख देता हूँ, जैसे कि
अगर if q is at rest, अगर चार्ज नहीं मूव कर रहा है, then force will be zero. Implication क्या है? This force acts only on the moving charge because you know मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन कॉज जो है वो करंट होता है, चार्ज नहीं. मतलब चार्ज का मूवमेंट होना जरूरी है, चार्ज तो उसके रूट पे होता है. सो अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, एक फील्ड दूसरे फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगी, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा. सो रेस्ट पर फोर्स नहीं लगेगा. दूसरा पॉइंट है कि अगर V और B आपस में पैरेलल हो गए, देन फोर्स विल बिकम जीरो. तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा. दैट मीन्स पार्टिकल की या चार्ज की वेलोसिटी आपने उसी डायरेक्शन में दी है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था, तो इट विल हैव नो फोर्स एक्सपीरियंसिंग. फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर एफ की डायरेक्शन आप कैलकुलेट करोगे, ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. दिस इज ऑलवेज. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ से कुछ और इंटरप्रेट कर सकते हैं जो हम लोगों ने मैकेनिक्स में कभी लर्न किया था. क्या? अगर एक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसका वर्क डन कितना होता है? So you remember the circular motion, velocity is tangential, radial forces are perpendicular to the velocity at all the time. So radial forces का work done zero होता है. So यहाँ से हम लोग एक conclusion निकालेंगे कि work done by magnetic force is zero. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कई सारे एप्लीकेशन आते हैं. वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि क्या वर्क डन जीरो होता है, कहीं ना कहीं उसको यूज कराएगा. वर्क डन जीरो होता है. सो कोई वर्क डन नहीं आएगा. अगर वर्क डन नहीं कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या उसकी वेलोसिटी बदलेगी, क्या उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा इस वेलोसिटी का, या फिर काइनेटिक एनर्जी बदलेगी या नहीं बदलेगी, मोमेंटम बदलेगा या नहीं बदलेगा? इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. तो आप बोलोगे कि नो चेंज, इसका दूसरा मतलब ये हुआ नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर पाता है, which further implies no change in kinetic energy. So magnetic force cannot change the kinetic energy, magnetic force cannot change the speed. क्या मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो वेलोसिटी चेंज कर सकता है? यस, वेलोसिटी चेंजेस. Velocity changes. Why? Because it acts perpendicular to the velocity, hence it changes the direction of velocity but not the magnitude. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका फर्दर इम्प्लीकेशन ये भी निकल के आएगा, पावर कंज्यूम्ड और पावर प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड बाय दिस फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो. क्योंकि पावर क्या होती है? फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है. फोर्स डॉट वेलोसिटी. सो फोर्स को हम V क्रॉस B लिख सकते हैं और ये V होगा. आपको याद आ रहा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी. प्लस Q V B V S T P इज जीरो जब सेम वेक्टर हो जाता है, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर है तो जीरो हो जाता है. So no power is consumed or produced by the magnetic force. No work done is done by the magnetic force. No change in speed or kinetic energy is made by the magnetic force. Yes, velocity is changed. So velocity is changing. That's important point. तो velocity change करेगा, इससे linear momentum change हो सकता है, लेकिन kinetic energy change नहीं हो सकती है. Simple but important points. और ये पूछता है either directly or indirectly. तो एक तो ये पता चला कि जो फोर्स होता है वेलोसिटी के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है. मोरओवर ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है. तो दैट्स ऑब्वियस पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. उसके फर्दर कंसिक्वेंसेस खास नहीं रहेंगे, देखेंगे हम लोग क्या होते हैं. बट यस, सो इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप कई सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो.
तो जब कभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, किसी का एफबीडी बनाओ किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो हमेशा 0 रहेगा, ये आप याद रख सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्शंस कैसे जाती हैं, एग्जांपल्स पिक करते हैं। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आपसे ऐसा पूछ लेगा कि लेट्स से कि ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री के इस साइड एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करती है, तो हर जगह बनाने का मतलब नहीं, यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर कुछ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है और उनको आपने किसी वेलोसिटी से इधर थ्रो किया है। सो लेट्स से यहाँ पे पार्टिकल इंटर करते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, काफी पॉपुलर है। और ऐसा बोलता है कि बाद में आपको कुछ पाथ्स मिलते हैं, कुछ एक पाथ ऐसा मिलता है, एक पाथ इस तरह से मिलता है, एक पाथ कुछ इस तरह से मिलता है। इस पाथ का नाम 1 है, इसका नाम 2 है, ट्रेजेक्टरी दिस इज अ 3 ट्रेजेक्टरी। अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 2 3 है, इनमें से कौन सा प्रोटॉन का है, कौन सा न्यूट्रॉन का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन का है। पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिफाई द पाथ्स फॉर गिवन पार्टिकल्स। सो कैन यू आइडेंटिफाई कि ये जो फर्स्ट पाथ है वो किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है। फर्स्ट में कौन जा रहा है, सेकंड में कौन जा रहा है, थर्ड में कौन जा रहा है, या फिर कुछ और है जो हमें पता नहीं है। आपने PNE ऑर्डर बताया, आपका कहने का मतलब प्रोटॉन इधर चला जाएगा, न्यूट्रॉन इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। कैसे जज करेंगे इसको? जज करने का हमारे पास जो मेथड है, अभी जो फोर्स निकाला उसके हिसाब से बोलेंगे। ये वेलोसिटी थी, प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू बी QV क्रॉस B। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। Q पॉजिटिव है और ये Q पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में आएगी, तो फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में आएगा। और V क्रॉस B कैसे निकाला जाता है ये तो आपको पता है। क्या अपने को V पता है? यस। X डायरेक्शन में B पता है? यस। माइनस Z डायरेक्शन में तो V क्रॉस B करोगे तो जो प्रोटॉन होगा उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा, फोर्स ऑन द प्रोटॉन। सो अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगा है तो मतलब उसका डेविएशन जो है अप साइड रहा होगा। सो स्ट्रेट लाइन से या हॉरिजॉन्टल से जो ऊपर की तरफ गया वो प्रोटॉन रहा होगा, क्योंकि इस पे फोर्स अप साइड लगा है, तो ये फोर्स लगा, तो ये प्रोटॉन हो गया। गुड। इसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन का Q0 होता है। Q0 होने का मतलब चार्ज, फोर्स 0 हो गया, फोर्स 0 का मतलब हुआ कोई डेविएशन नहीं, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो अनचार्ज पार्टिकल जो होगा वो डेविएट नहीं करेगा, तो ये सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का। आप देखोगे V क्रॉस B की डायरेक्शन तो ऊपर आई थी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी गिवन बाय माइनस V क्रॉस B। V क्रॉस B की डायरेक्शन आपको पता चली थी अपवर्ड है, तो उस पर डाउनवर्ड लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फ्यूचर में आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कहीं भी, लाइक कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, आप उनको अलग अलग करना चाहते हो, सो इज देयर एनी अदर आइडिया, इज देयर आइडिया कि किस तरह से हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को अलग कर सकते हैं? तो आप बोलोगे यस देयर इज आइडिया, यू कैन create a magnetic field, you can throw them away in that magnetic field and you'll find protons will be collected there, neutrons will be collected here, all electrons will be collected here, so they all will get segregated. फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आपके पास n नंबर ऑफ तरीके हैं।
आप किसी भी तरीके से बात करो, सभी एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। आप एक को अच्छे से समझ लेते हो, हमेशा काम आएगा। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा था? न्यूट्रल था, इसलिए इस पे कोई फोर्स नहीं लगा। कॉपी कर लीजिए, किसी के लिए रिपीट करना हो तो आप बोल सकते हो। और अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ना ये जो डेविएटेड पाथ है, दिस डेविएटेड पाथ, ये कौन सा पाथ है ये अपने को अभी नहीं पता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है ये जरूर पता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो डेविएशन हुआ है वो किस तरह का डेविएशन है। मोर ओवर ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रखने वाला वो ये है कि इस पर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी ये होगी, और फोर्स देखोगे तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। Moreover, this force is perpendicular to the magnetic field. Yes, so ये जो कंडीशन है ये हमेशा वैलिड रहती है। कॉपी कर सकते हो। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, और अगली हेडिंग है हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से something wrong. Am I audible to you guys? Seems Yes, like sir. net is not working. Yes, sir. Okay, hello. अभी audible है क्या? Yes, sir. Seems like net is back. Okay, so I was talking about this. इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हेडिंग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो अभी भी हेडिंग वही है, बस थोड़ा सा क्लियर हो गया कि हम फील्ड को यूनिफॉर्म लेकर के चल रहे हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड। जब कभी इसके रिजल्ट्स आपको लगाने होंगे तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है या नहीं। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर इसको नहीं लगाएंगे। ओके, सो लेट्स से कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको पकड़ लेते हैं क्यू हमारा पॉजिटिव है। तो अगर किसी एक पॉजिटिव चार्ज को आपने यहाँ पे थ्रो किया, लेट्स से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है बी इनसाइड की तरफ, और आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया लाइक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी जो डायरेक्शन आएगी v क्रॉस b से आएगी। v क्रॉस b की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो इधर करेगा, ये इसको स्ट्रेट लाइन पे ना जाने के बाद डेविएट कराएगा। जैसे यहाँ पर आएगा तो वे फोर्स इधर लगेगा, फिर फर्दर डेविएट कराएगा, फिर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये इसको कंटिन्यूअसली डेविएट कराता रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है तो आप पाओगे कि जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वजह से ये इसको एक सर्कल पे ले जाएगा। सो इन केस अगर आपने उसको ये वेलोसिटी v दिया तो फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, और फिर इसको इस तरह से बेंड कराएगा। जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, फोर्स विल स्टिल एक्ट टुवर्ड द सेंटर। फिर जब पार्टिकल आपका इधर आएगा वेलोसिटी विल बी एक्टिंग लाइक दिस और विल बी लाइक दिस, फोर्स विल बी टुवर्ड द सेंटर।
further it will come here, velocity will be tangential to this and force will be toward the center. So आप पाओगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये कंप्लीट सर्कल पे, एक सर्कल पे चलने वाला है। और आपको ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ये स्पीड को नहीं बदल पाता है, स्पीड को नहीं बदल पाता है तो इसकी स्पीड वही रहेगी जो आपने थ्रो की थी। और अगर आप उसी स्पीड से ये चल रहा है तो इसका मतलब ये जो मोशन होगा वो कैसा रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, सेंटीपिटल और व्हाटएवर, वो सारी कुछ हम बात कर सकते हैं। और आपको अगर याद होगा जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था उस केस में आपको ये बताया गया था कि इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, वर्क डन बाय रेडियल फोर्स 0 होता है। मतलब वो सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं सारे मैच करेंगे कि वर्क डन 0 होता है, स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, पावर 0 रहती है। सो वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे जज कर सकते हो। ना यहाँ पर जो वेलोसिटी आपने दी थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। तो अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी क्यू वी क्रॉस बी। और v क्रॉस b का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये बनेगा v, लेट मी राइट लाइक दिस, q मॉड ऑफ v क्रॉस b। q पॉजिटिव इसलिए मॉड हटा दिया मैंने क्योंकि हम लोगों ने q को पॉजिटिव लिया हुआ है, नेगेटिव होगा तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन आप बदल लोगे। तो f की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी q v b sin थीटा। sin थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, हेंस एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर उनके बीच का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का इनिशियली जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। और B यूनिफॉर्म है तो F की जो वैल्यू आ रही है वो क्यू वी बी के बराबर आ रही है। और आपको यहाँ से एक बात ये भी पता चल रहा है कि Q कांस्टेंट है, V कांस्टेंट रहेगा, B कांस्टेंट है, तो F विल नॉट चेंज, F भी कांस्टेंट रहेगा। अब अपने को ये पता करना पड़ सकता है कि इसकी रेडियस क्या है सर्कल की और टाइम पीरियड क्या है, वो सारा कुछ है। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ अपने कंडीशंस होते हैं कि अगर इसको सर्कल पे चलना तो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, तो ये जो क्यू वी बी है ये सेंटीपिटल फोर्स बनेगा और इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होनी चाहिए। सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग वन इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि बहुत पॉपुलर एग्जाम में, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है दैट इज कमिंग एज एम वी अपॉन क्यू बी। ऑलमोस्ट एवरी पेपर में एक क्वेश्चन और या एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस पे। सो आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी पर होता है, जहां पर एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का मास आपको बताएगा, चार्ज बताएगा, और वेलोसिटी दे देगा, बी दे देगा। आपसे रेडियस पूछ लेगा तो हम एम वी अपॉन क्यू बी से उसकी रेडियस बता सकते हैं। फिर क्या कर सकता है, एक ही चार्ज पार्टिकल को, दैट मीन्स एम और क्यू गिवन होगा, अलग अलग वेलोसिटी दे देगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, तो अकॉर्डिंगली आपसे कंपेयर करा सकता है कि अलग अलग सर्कल्स जो बनेंगे किसकी रेडियस बड़ी होगी किसकी छोटी होगी। मोर ओवर ये जो एम वी है वो लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड, इसको आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हो और उससे भी लिंक करा सकते हो। एक बार आपको ये रेडियस पता चला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका टाइम पीरियड पता चल जाएगा। सो हाउ टू गेट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं टी की वैल्यू होती है टोटल डिस्टेंस, ये चलेगा 2 पाई आर, और किस स्पीड से चलेगा, v से, 2 पाई आर अपॉन वी हो जाएगा। ना यहाँ से r अपॉन वी निकाला जा सकता है, m बाई क्यू बी आ रहा है, तो t की वैल्यू आ जा रही है ट्वाइस पाई m अपॉन क्यू बी। कई बार एग्जाम में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर बाकी सारी चीजों को सेम रखते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड हमने डबल कर दिया तो ये हाफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, तो वेलोसिटी को डबल करने से रेडियस भी डबल हो जाती है, सो दैट कि वेलोसिटी का इन्फ्लुएंस टाइम पीरियड पे कोई नहीं पड़ता है। तो अगर आपने एक वेलोसिटी v रखी फिर वेलोसिटी 2v कर दिया तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, दैट मींस दिस टाइम पीरियड इज
independent of the speed of the particle or the velocity of the particle. लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा. It is, but it doesn't depend on velocity. It doesn't depend on v. velocity पे डिपेंड नहीं करते हैं. मोरोवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, 1/f कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम के, वेलोसिटी निकालना, टाइम पीरियड निकालना, सॉरी रेडियस निकालना, टाइम पीरियड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना. कॉपी कर लीजिए. और सिंपल है क्योंकि आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो तो उसी का रिपीटिशन है. बस यहाँ पर फोर्स बदल गया है, ये मैग्नेटिक फोर्स है. ये चार्ज पार्टिकल को सर्कल पे हमेशा के लिए घुमाता रहेगा और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, जो कि यूनिफॉर्म होना जरूरी है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल. यानी सर्कल का जो प्लेन होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. पाथ सर्कुलर मोशन हो जाएगा. इसको हम लोग इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि लाइक मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल हम लोगों ने लिया वो 90 लिया हुआ है. अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 हो तो ये सर्कुलर मोशन पे चला जाता है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म के साथ साथ वेलोसिटी, और दूसरा कंडीशन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन वी आर यूजिंग हियर. देखो फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता ही है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो वेलोसिटी, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड तीनों राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे होंगे. मैग्नेटिक किसी भी लोकेशन पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी लेफ्ट साइड है और ये डाउन साइड है. ये राइट हैंड रूल सिस्टम को फॉलो करते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी फैशन में, यानी क्यू वी बी ऑर्डर पे, अगर क्यू पॉजिटिव है तो. ओके और ये सबसे सिंपलेस्ट, ये भी सिंपल भी है और पॉपुलर भी है. सर्कुलर मोशन, कई बार तो उसने सिंपल ये पूछ लिया कि कौन सा मोशन पाथ होगा, तो आप बोलोगे सर्कुलर मोशन. हालांकि अब इतना सिंपल नहीं आएगा. क्या पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है कि दो अलग अलग पार्टिकल की रेडियस कंपेयर करा सकता है. टाइम पीरियड के बारे में पूछ सकता है. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है. दूसरा केस हम लोग करते हैं. सो उस केस में हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट्स से कि इसको हम कुछ ऐसा बोल देते हैं. ये हमने केस 1 किया इसी में से. अब हम दूसरा केस को वो देखने वाले हैं जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. सो लेट्स से कि इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था यूनिफॉर्म, और आपके पास एक चार्ज पार्टिकल था जिसका मास m था, चार्ज q था, और आपने उसको इधर वेलोसिटी दे दिया. ओके सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह के पाथ को फॉलो करेगा वो अपने को पता करना है. क्या अभी भी सर्कल पे जाएगा या स्ट्रेट लाइन जाएगा, एलिप्स जाएगा, हाइपरबोला जाएगा, व्हाटएवर. सो हम बोलेंगे कि अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो F की वैल्यू आएगी Q V क्रॉस B V B साइन. एंगल के बारे में बात करोगे तो ये पैरेलल हो गया तो 0 हो जाएगा ईटा कैप. Sin 0 will make everything 0. That means force is 0. Since force is 0, तो उसकी velocity will not change. Velocity remains constant. आपको कैसे वो ट्रैप कराएगा, ट्रैप ऐसे कराएगा. देखो ये मैंने स्टेटमेंट लिखे थे, मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख दिया था, वेलोसिटी चेंजेस. अब वो स्टेटमेंट देगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड में कब जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो क्या उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज करती है. तो अगर उसने स्टेटमेंट दिया है कि वेदर वेलोसिटी डेफिनेटली चेंजेस, तो आपको क्या आंसर देना है, यस और नो. सो यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी चेंजेस, वेदर दिस डेफिनेटली चेंजेस. तो आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है, इन जनरल ये चेंज होता है, इन जनरल, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर केस आपको मिला. इस केस में velocity remains constant. Why? Because the force becomes zero. That means if the velocity and magnetic field they are parallel to each other, then velocity will not definitely change. इसका मतलब है यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इन जनरल ऐसा ट्रू होता है. That means, और या फिर ऐसा लिख लो,
except the case except when V is parallel to B। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा। सो velocity changes, yes, but not always, excluding one case। एडिट कर लो इसको। Now come back to this। तो इस तरह पाथ कौन सा बन जाएगा? पाथ ऑब्वियस है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो पाथ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा? नो, पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन आपने बिगनिंग में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। So since force is zero, so acceleration will be zero. Of course, we are talking that only one force is acting, which is magnetic force, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। So this was the case when the two are parallel to each other। एक थर्ड केस बनेगा जो कि और भी इंपॉर्टेंट होगा। तो कई बार आपसे पूछता है कि कौन कौन से पाथ बन सकते हैं, तो एक तो स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सर्कुलर बनता है, और कौन सा बनेगा वो नेक्स्ट में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 0 और 90 डिग्री वाले एंगल हो गए। थर्ड केस, if angle between velocity and magnetic field is theta, और जो कि 90 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो अगर ये थीटा एंगल बनाएगा देन विच काइंड ऑफ पाथ इट इज गोइंग टू फॉलो एंड व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज टू टॉक अबाउट। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर लगा रखी है। सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज देयर, और एक पार्टिकल है जिसको आप इस डायरेक्शन से थीटा एंगल पर थ्रो करते हो v वेलोसिटी से। अब अपने को देखना है कि ये किस पाथ पे जाएगा, whether it's going to move on a straight line like this or on a circle like this, or maybe the circle perpendicular to this screen, or maybe any other path। So क्या करने का? फोर्स निकालने का। फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी के आपको कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालोगे, एक along the direction of magnetic field, एक perpendicular to the direction of magnetic field। जो b के along आएगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, जो b के परपेंडिकुलर बनाया जाएगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप पाओगे कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको मिलेगा v sin थीटा, और ये मिलेगा v cos थीटा। अब आप इस केस को उस केस से, बाकी दो केसेस से रिलेट कर लो। कैसे? अगर आप जानते हो ना कि ये दोनों वेलोसिटीज आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसको आपस में कंसीडर करो तो ये सेकंड केस हो गया, when the velocity is parallel to the magnetic field। जब वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, दैट मींस पार्टिकल इस वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। Moreover, when you consider this velocity and this, so they are perpendicular to each other। और जब कभी परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कल पे चलता है, तो इसका जो पाथ आएगा वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कॉम्बिनेशन आएगा। नाउ अगेन डिपेंड्स ऑन q। सो लेट्स से कि q की वैल्यू पॉजिटिव है, हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। सो फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो F की वैल्यू आएगी q v क्रॉस b। ये अपने पास फॉर्मूला है ना। v के दो कंपोनेंट होंगे, पैरेलल वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, परपेंडिकुलर वाला सर्वाइव करेगा। और वैसे भी v भी sin थीटा आएगा तो ये sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो F का जो वैल्यू आएगा वो आएगा q v परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा होगा? तो आप क्यू वी क्रॉस बी लगाएंगे। जब आप वी क्रॉस बी अप्लाई कर रहे होंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि वी की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्यू को पॉजिटिव लिया गया है। तो वी क्रॉस क्यू करोगे तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो फोर्स लगेगा वी क्रॉस क्यू की वजह से, बी की वजह से, वो इनवर्ड लगेगा। इसका मतलब है कि
जो सर्कल बनेगा वो अंदर की तरफ जाकर के बाहर आएगा और स्क्रीन के परपेंडिकुलर आएगा, सो दैट कि ये वेलोसिटी ऐसी हो जाए अंदर की तरफ चली जाए। सो प्लेन ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तो वो सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म करेगा, किस कंपोनेंट की वजह से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। अगर आपको स्टेटमेंट भारी पड़ रहा हो तो मैं रिवाइज कर सकता हूँ। So this component will move the particle on a circle which is going to be perpendicular to the screen. This component will move it on a straight line. ये सर्कल भी बनाएगा और आगे भी बढ़ेगा. So it's moving on a circle and circle center is moving forward. तो उस तरह के पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ. So the path will be straight line plus circle. Basically helix. तो आपसे पूछेगा कि किस तरह के पाथ पे जाएगा, तो हम बोलेंगे हेलिक्स वाले पाथ पे जाएगा. ये एक्स है. हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स एक स्ट्रक्चर होता है या ज्योमेट्री होती है जिसमें सर्कल बना होता है और सर्कल्स वो आगे बढ़ते हैं. जैसे आपने सोलेनॉइड देखा था ना, एग्जैक्टली जो सोलेनॉइड है ना वो हेलिकल स्ट्रक्चर है. और या फिर स्प्रिंग के देखो, स्प्रिंग के थ्रेड को अगर ऑब्जर्व करो तो सर्कल बनता है और आगे बढ़ता है, सर्कल बनता है और आगे बढ़ता है. एग्जैक्टली दैट पार्ट इज कॉल्ड हेलिक्स. तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा ड्रॉ करेगा, एक सर्कल बनाएंगे, फिर वो सर्कल आगे बढ़ता जाएगा, 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 आगे बढ़ता जाएगा. कुछ ऐसा बनेगा. ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यस दैट इज कॉल्ड हेलिक्स. सोलोनॉइड इज हेलिकल स्ट्रक्चर. तो उसको फिर उसी तरह से दिखाएंगे जिस तरह सोलोनॉइड को दिखाया गया था. लेट्स से कि ये दो एंड्स हैं, सपोर्टिंग लाइन है, ये सपोर्टिंग लाइन है. उसमें वायर में करंट दिखा रहे थे, यहाँ पर वायर में करंट नहीं, पाथ दिखा रहे हैं. सो पाथ विल बी लुकिंग लाइक ये सर्कुलर पाथ है. वो सर्कल यहाँ से इमर्ज होगा और फिर यहाँ से बाहर जाएगा, फिर यहाँ से इमर्ज होगा, यहाँ से बाहर जाएगा. इस तरह के पाथ पर ये सर्कल्स हैं, कलेक्शन ऑफ सर्कल्स. फिर आपसे पूछ सकता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये वेलोसिटी कितनी है? तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना वो v पैरेलल है, ये यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है. और जो सर्कल पे चला रहा है वो कौन सी वेलोसिटी है? वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है. सो आपसे फिर क्या पूछ सकता है कि इसका टाइम पीरियड, क्योंकि ये सर्कल पे भी तो चल रहा है ना, तो इसका भी एक टाइम पीरियड होगा, यानी ये कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लगता है. सो टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन इज इक्वल टू, आपने देखा कि टाइम पीरियड क्या निकला था सर्कुलर मोशन का? t इज इक्वल टू 2πm/qb. इसका मतलब ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है, तो ये भी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, तो इसका टाइम पीरियड भी वही आएगा 2πm/qb. इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. रेडियस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर इज गोइंग टू बी mv/qb होता है. तो यहाँ पर mv का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर पाथ. I hope I'm audible, right? Yeah, things are fine. So v परपेंडिकुलर की वैल्यू v sin थीटा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा mv sin थीटा डिवाइड बाई qb. नोट कर लीजिए. सो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, चाहे वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो या फिर रेडियस कैलकुलेट करना हो हेलिक्स की. कॉपी कर लीजिए. ओके, अगर आपने कॉपी कर लिया
तो आपको टाइम पीरियड पता चल गया, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है। और रेडियस वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा आएगा। थीटा पता होगा तो साइन थीटा का आप यूज कर सकते हो। जब कभी हेलिक्स होता है तो उसके बारे में आपसे ये पूछता है पिच बताइए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता है, आप पहले इसको कॉपी कर लो। इसको आप हेलिक्स को और वैसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे आपने स्क्रू गेज पढ़ा था या फिर आपने थ्रेड देखे होंगे किसी नट बोल्ट में। तो वो थ्रेड जब आप उसके ऊपर सर्कुलरली मूव करते हो तो थ्रेड के साथ आप आगे बढ़ते हो। सो जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो पैरेलल वेलोसिटी की वजह से, जो सर्कुलर मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से है। और हम लोगों ने उसमें पढ़ा था स्क्रू गेज में कि पिच क्या होता है, कि कंप्लीट राउंड करने में वो कितना आगे शिफ्ट किया। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पर भी पता करेंगे कि एक कंप्लीट राउंड करने में ये कितना शिफ्ट हुआ। तो ये जो डिस्टेंस होती है दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस होता है एक टाइम पीरियड में, तो उसको हम लोग पिच के बराबर बोलते हैं। तो पिच ऑफ हेलिक्स। सो इसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज द डिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस covered by center in one complete rotation or in one time period. एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल बी नोन एज पिच। व्हाट इज पिच? इज इंडिकेटिंग बाय पी। सो v पैरेलल वेलोसिटी से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, t टाइम तक चलता है, तो ये पिच का एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एज सिंपल एज एनीथिंग। नाउ v पैरेलल हम लोग जानते हैं, v पैरेलल कितना था? v cos थीटा था, जहां पर थीटा v और b के बीच का एंगल है। टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था 2 पाई m अपॉन qb होता है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। सो अगर पिच का फॉर्मूला आपको याद रखना है तो यहाँ से याद रख सकते हो, पिच की जो वैल्यू आती है वो 2 पाई m v पैरेलल और v व्हाटएवर, v पैरेलल याद रखो या v cos थीटा याद रखो, चॉइस आपकी है, डिवाइड बाय qb। सो इस डायरेक्ट फॉर्म, इसको डायरेक्टली आप यूज करोगे और अपना आंसर बता दोगे। दैट्स अ पिच। कॉपी कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड देखना हो तो ये यहाँ पर है। सो आपको तीनों केसेस बताए गए। फर्स्ट केस में क्या होता है, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं v और b, तो एक सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। और सेकंड आपको बताया गया, जब दोनों पैरेलल होते हैं वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्ट्रेट लाइन पे जाता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है। थर्ड केस आपको बताया गया कि जब ये उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है जो कि 0 नहीं है और 90 नहीं है, तो यहाँ पर थीटा इज नाइदर 0 नॉर 90। क्योंकि 90 का स्पेशल केस है सर्कल बनेगा, 0 का स्पेशल केस है स्ट्रेट लाइन बनेगा, बाकी के लिए दोनों का सुपरपोजिशन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन और सर्कल जब सुपरपोज होते हैं तो हेलिक्स बनता है। और हेलिक्स का टाइम पीरियड, पिच और रेडियस के बारे में आप बता सकते हो। अगेन वो क्या करेगा, 2 या 3 केसेस को लेकर कंपेयर कराएगा, तो सभी के लिए आपको इसी इंडिविजुअली अप्लाई करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। किसी पॉइंट पे कोई कंसर्न या रिवाइज करना हो तो आप बोल सकते हो, इन केस यू आर गेटिंग इट। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी लर्न कर लेंगे। ये सिंपल एनालिसिस है और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी रहती है। एक एग्जांपल मैं आपको और लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट यू वांट टू से।
Okay. So एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं, that would be much better. जिससे कि आपको ऐसा बोलता है कि ये एक बाउंड्री है, दूसरा बाउंड्री है, और मैग्नेटिक फील्ड आपने केवल इसी स्पेस पे लगा रखी है, और जो कि इस तरह से यूनिफॉर्म है और अपवर्ड है. ये जो डिस्टेंस है वो आपको डी दे रखा है, और this is zone number 1, this is zone number 2. In second zone there's a magnetic field, there's no magnetic field in the first zone and the third zone. और आपसे बोलता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से थ्रो किया है. लेट्स कीप इट एज इलेक्ट्रॉन, नॉट एन इशू. और उसको वेलोसिटी v दी है. क्वेश्चन इज फाइंड maximum value of v so that or such that, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता. So we need to find the maximum velocity of v such that electron does not enter in region 3. आपको इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है जिससे कि ये इस रीजन में ना जाए, और अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी अगर आप दे दोगे तो फिर उस रीजन में चला जाएगा. सो अगर ऐसा सिचुएशन देख करके बोलता है तो अपने को इसको सॉल्व करके वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है. अपने को गिवन क्या है? अपने को गिवन है कि वो इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज ई होगा, वो मास है उसका, तो मास आपको पता है एम ई है, क्यू पता है माइनस ई के बराबर है, और ये डी आपको नोन है, ये मैग्नेटिक फील्ड नोन है, वी की वैल्यू आपको पता करनी है. मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ और अपने को आइडिया लग जाएगा कि आप कितना डाइजेस्ट कर पाए हो. क्या इसको यूज करके ये बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट इट डज नॉट गो टू द रीजन थर्ड, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट रिटर्न्स बैक टू द रीजन 1 और समथिंग लाइक दैट. Q B D by M. Okay. सो अपने को रिलेट करना होता है कि किस तरह से ये रिलेशन चल रहा है, और एक बार रिलेट करना सीख जाएंगे तो फिर फॉर्मूला तो सभी को याद रहेंगे कि रेडियस क्या होता है, किस तरह के पाथ पे जाएगा. तो सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना होगा किस तरह के पाथ पर जाएगा. दूसरा आंसर आ रहा क्यू बी डी बाई 2m. ओके, ओके, क्यू बी डी बाई 2m इज बीइंग सपोर्टेड. सो पहले तो इसको देखना है कि कौन सा पाथ होगा, किस कैटेगरी पे लाई कर रहे हैं. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप लिखोगे सिंस velocity is perpendicular to magnetic field. Magnetic field is uniform, ऐसा आपको बताएगा क्वेश्चन में, ये यूनिफॉर्म है. तो जब कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो मोशन सर्कुलर पाथ आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक बार ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने को पता चलता है तो आप फोर्स निकालोगे, v क्रॉस बी नीचे की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका जो डेविएशन है ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ सर्कल बनाएगा. अब वो ऐसा सर्कल बना सकता है, 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 कई तरह से सर्कल्स बना सकता है. अब सपोज करिए लास्ट वाला सर्कल बनाता है तो फिर थर्ड जोन में चला जाता है. थर्ड जोन में अपने को जाना अलाउड नहीं करना है, और वी को ज्यादा से ज्यादा रखना है. ज्यादा रेडियस ज्यादा बनेगी अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है,
तो आपको पता चलेगा कि एक केस अपने को समझ में आ रहा है कि जब ये ऐसा सर्कल बना है जिससे कि ये मैक्सिमम रेडियस क्रिएट करे, और मैक्सिमम रेडियस क्रिएट करने के लिए ऐसा हो कि केवल इस जोन को जाकर के टच करके वापस आ जाए। सो अगर इस तरह का सर्कुलर पाथ बनाता है, ये जो डॉटेड मैंने बनाया जस्ट टचिंग वाला, उसके लिए रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा तो अपना वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अपने को ऑल्सो पता है, क्या पता है, रेडियस की जो वैल्यू होती है वो mv/q भी होती है। q अपने को पता है, b पता है, m पता है, वेलोसिटी रेडियस डिसाइड करेगी। सो v मैक्स मतलब r मैक्स करना है। आपको पता है कि r की जो मैक्सिमम फीजिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। सो फोर्स आपका इधर लगेगा, ठीक है, लगना स्टार्ट होगा, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये सेंटर बनेगा, ये जो डिस्टेंस होगी यही रेडियस होगी, और ये हम यहाँ तक ले जाना चाहते हैं टेंजेंट तक, तो ये रेडियस बन जाए। तो ये जो डी है ना, वो डी डायमीटर नहीं बल्कि रेडियस बने। तो अगर पार्टिकल यहाँ से ऐसे निकल गया तो अपना काम हो गया, तो वो रेडियस बन जाएगा। दैट मीन्स हम लोग आर मैक्स की वैल्यू डी बोलेंगे, क्योंकि आर की जो वैल्यू हो सकती है वो डी या उससे छोटी हो सकती है, अगर आपको थर्ड जोन पे नहीं जाना है तो यहाँ से आर मैक्स लिखोगे तो वी मैक्स पता चल जाएगा। सो हाउ मच द वी मैक्स इज, maximum velocity is going to be equal to qb divided by m into r max, and r max permissible is d, तो अपना आंसर आ जाएगा qb d divided by m. So this is the maximum velocity you can have for this particle to return back to the one. तो ये अल्टीमेटली वन पे वापस आ जाएगा, यहाँ से जाएगा टच करके वापस आ जाएगा, सेमी सर्कल फॉर्म करेगा, सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे एंट्री लिया था, तो 90 डिग्री पे एग्जिट करेगा। अगर इसको हम किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हो तो इस तरह से, तो फिर उसी का पोर्शन ऑफ द सर्कल बना था। फिर आपसे पूछ सकता है कि कितने टाइम तक सेकंड जोन पे रहा, हाउ लॉन्ग इट रिमेन इन द सेकंड जोन, तो हाफ सर्कल है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड तक रहा होगा, तो t/2 उसका आंसर कर देंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, आप बोलोगे 0, जब बाहर निकलेगा सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से वापस आएगा। मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, 2mv, क्योंकि mv इधर था, फाइनली mv इधर आएगा। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सर्कल पे चलेगा, यूनिफॉर्म सर्कल पे चलेगा, और बड़ा रेडियस वही फिजिबल होगा जो इसको टच करके जा रहा होगा। तो आपसे जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, टाइम बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, वेलोसिटी स्पीड बताइए, वो सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पे सब आप देखो, काइनेमेटिक्स और आपका जो मैकेनिक्स था वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे कई सारे क्वेश्चंस आपको मॉडल पे भी दिए गए, उनको आप ट्राई करोगे, और कुछ कंसर्न आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एज डाउट। सो हेलिकल पाथ और ये 3 तरह के जो पाथ आपने पढ़े वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। ना कई बार क्या करेगा कि अभी तक हम लोगों ने ये जो जितना भी स्टडी किया केवल एक ही फील्ड रखी है, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। फिर वो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस कर देगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ हैं, तो बताइए क्या चल रहा है। तो वहां पर भी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनते हैं। सो हम लोग इसको भी हेडिंग लिख सकते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in presence of magnetic field as well as electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है, चाहे वो चार्ज रेस्ट पर हो या मूवमेंट पर हो। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स तभी लगाता है जब चार्ज मूव कर रहा होता है। तो अगर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ये हम लोग पता करेंगे। उसके बाद उस फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड पता करेंगे, फिर उसके जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। सो लेट्स से कि अगर अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मैं डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं भी लोकेटेड हो सकती है, किसी भी लोकेशन में या किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और किसी भी वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो कर दिया है।
सो सिंस इसके पास वेलोसिटी है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा. सो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम लोगों ने लर्न किया है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. There is going to be force because of electric field as well. So that is simply Q into E. Now दोनों फोर्सेस में काफी बड़ा डिफरेंस है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स होता है उसमें वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं आता है. मोरओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही लग रहा होता है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्ट करता है. तो ये इसके स्टार्किंग डिफरेंसेस हैं. व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग? तो अगर आप टोटल फोर्स कैलकुलेट करोगे तो हम लोग जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनमें दोनों को सम कर देने का, और दैट मींस उनको वेक्टोरियली ऐड अप करने का. सो इन केस बोथ फील्ड्स आर देयर, सो यू विल फाइंड दिस फोर्स इज गोइंग टू एक्ट. व्हाट इट विल बिकम? इट इज बेसिकली F इज इक्वल टू, आप चाहो तो Q कॉमन ले सकते हो क्योंकि Q दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इट इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक E प्लस V क्रॉस B. ये भी एक इम्पोर्टेंट फोर्स हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो. So, इसको इसी से आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाएगा, और इस फोर्स को हम एक नाम से भी बुलाते हैं, दैट्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इक्वेशन है, या फिर लॉरेंज फोर्स है, एफ को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं. कब भी कर सकते हो. अब यहाँ पर आपका वेक्टर का नॉलेज जो है ना वो यूज होता है. जितना अच्छे से आपको वेक्टर आता होगा उतने अच्छे से इसके क्वेश्चन के आप आंसर जल्दी और करेक्ट दे सकते हो, क्योंकि टोटल फोर्स निकालने के लिए ये दो वेक्टर्स का सम करना है. पहला वेक्टर आपको दिया जाएगा, सेकंड वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट से पता करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो वेक्टर आपको दिए जाएंगे. सो क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, फिर एड अप करेंगे, फिर फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी डिपेंड अपॉन क्यू कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन करना है, पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन करना है. कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आपको एक दो एग्जांपल से टेस्ट करते हैं कि क्या आप ये वेक्टर्स को याद रखते हो या फिर वेक्टर को अप्लाई करके इस फोर्स को पता कर सकते हो. एक बार फोर्स अपने को पता चल गया तो हम ये पता कर लेंगे कि कितना एक्सेलरेशन आएगा. एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि किस वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी गेन करेगा, कितना वर्क डन आएगा, एंड एनी अदर थिंग रिलेटेड टू मैकेनिक्स हम पता कर सकते हैं. चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सो सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलते हैं कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दी गई है. ये इसका मास m है, चार्ज q है, q पॉजिटिव है, लेट्स से, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये इंटर करते हैं. एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है यहाँ पर. ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड magnitude and direction of electric field so that, or such that, particle performs uniform motion. तो अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करता है, so what should be the direction of electric field and how much magnitude it should carry? वो आपको चार ऑप्शन देगा, राइट ऑप्शन आपको कैच करना होगा. मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है. सभी लोग ट्राई करेंगे, अपने को आइडिया लगेगा हाउ इट्स गोइंग. टफ जाएगा तो मैं उसको डिटेल में बताता.
ओके, एक डायरेक्शन बताया गया, दैट्स गोइंग टू बी अपवर्ड्स. वेल, लेट्स सी. ओके, मे बी लाइक फर्स्ट क्वेश्चन या फिर अभी अपने फॉर्मूला लर्न किया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, तो मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ पैरेलली. अब देखोगे कि जिसको यूनिफॉर्म मोशन चलना है, बहुत बड़ी बात बोल दी है, यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स इसका ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा. इसका यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए. तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे आप थिंकिंग को डेवलप करते हो? यूनिफॉर्म मोशन implies acceleration is 0, which further implies net force must be equal to 0. Now we know net force को 0 होने के लिए हमारे पास नेट फोर्स क्या था? नेट फोर्स F was this Q V this E plus V cross B और V cross B plus C, क्योंकि एडिशन में आप आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, इसको नल नल वेक्टर बनना पड़ेगा. ये 0 होगा, इसका मतलब है E की जो वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस V क्रॉस B के बराबर आनी चाहिए. नो, आपको V पता है? यस. आपको B पता है? यस. तो क्या हम E की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. E की डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहोगे तो E की डायरेक्शन आएगी V क्रॉस B. V क्रॉस B करोगे, B आउटवर्ड है, V इधर है, तो V क्रॉस B डाउनवर्ड आएगा, उसका निगेटिव करोगे तो अपवर्ड आएगा. तो यहाँ से अपने को E की जो डायरेक्शन आ रही है वो अपवर्ड्स आ जा रही है. अपवर्ड इज अ गुड करेक्ट आंसर. फिर इसके बाद में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोलोगे कि मॉड ऑफ E जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मॉड ऑफ दिस नंबर V क्रॉस B. नो, माइनस साइन तो चला जाता है, V क्रॉस B का मतलब आएगा VB साइन दोनों के बीच का एंगल विच इज 90 डिग्री. सो ये VB के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड V और B के बराबर होना चाहिए. तो ये स्पेशल केस है. कौन सा स्पेशल केस है? ये वो केस है जिसमें आपका पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के या फिर बिना किसी चेंज इन वेलोसिटी के कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है. उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों को आपस में परपेंडिकुलर होना पड़ता है. सो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर. यही जो पॉइंट है लॉरेंज फोर्स, ये बेसिक है और बेसिस है किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं. जैसे आप लाइट के बारे में बोलते हो, लाइट फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं. इन्हीं लाइट को हम लोग स्ट्रेट लाइन में एज्यूम कर लेते हैं. आई एम जस्ट कोरिलेटिंग. उसके डीप पॉइंट्स क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा. या फिर उसको बोल जाओ, या कोई और भी चार्ज पार्टिकल हो, दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आपका चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल सकता है इवन दो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. उन दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स ने नलीफाई कर दिया. ये एक स्पेशल केस है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है. वो आपसे बार बार पूछता रहता है कि बताइए. भी ऑडिबल नहीं है? You are audible, sir. ओके, बीच में हो सकता है कि ब्रेक हो गया हो. सो एक और एग्जांपल मैं पिक करता हूँ. ये आपको समझ में आ गया सभी को? लॉरेंज फोर्स का एप्लीकेशन, वो तीनों में से मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेलोसिटी देगा और आपसे किसी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप बता सकते हो. मे बी लाइक एक दूसरा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. यस, somebody want to सर say something? प्रीवियस क्वेश्चन में अगर E 0 रहा तो भी चलेगा ना? प्रीवियस क्वेश्चन में E 0 रहा तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर E 0 नहीं 0 हुआ तो V क्रॉस B का एक फोर्स लगेगा.
जो कि इसको इधर ले जाएगा। सर तो वो स्ट्रेट सर्कुलर लाइन पे मोशन नीचे, होगा ना पूरा? हाँ वो सर्कुलर मोशन होगा, तो हमारी जो कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन वो मिसिंग हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म मोशन है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन जीरो, स्ट्रेट लाइन मोशन। सो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना कंपलसरी है। इस तरह से होना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा वो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसा लगा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स ऐसा लगा होगा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर जाएंगे, दोनों फोर्स नलीफाई कर जाएंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है आस्किंग अगेन। लेट्स से कि अपने पास एक पार्टिकल है, वो इधर दिया गया, उसके पास वेलोसिटी दे दी गई है, ये m मास का है, चार्ज q का है, q फिर से पॉजिटिव ट्रीट कर लीजिए, और ये v दिया गया। आपसे बोलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ध्यान से आंसर देना है, पूरा वेक्टर से रिलेटेड है, दैट्स ऑल। और आपसे बोलता है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड such that number A part particle moves on a straight line. सो अपने को आंसर देना है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसके लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, मैं जो 4 ऑप्शन देने वाला था उसमें एक साथ उसके साथ एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि इनसाइड में हम बहुत सारी डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो पिक्चर क्वेश्चन ये रखते हैं, पिक्चर में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बहुत स्लाइटली चेंज, क्योंकि हमको ड्रॉ करना है स्क्रीन पे, तो हम एक ही डायरेक्शन को इनटू दिखा देते हैं। ये मैं करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम 4 डायरेक्शन दिखा करके आपको बता सके, क्योंकि अगर ई की डायरेक्शन हमने इसमें बना दी तो बी की डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर करना था, वो वैसा कुछ ख्याल आया होगा आपको। सो मेक दिस न्यू डायरेक्शन ऑफ ई एंड नाउ वी नीड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ बी। सो अब आप बताइए कि बी की डायरेक्शन आपको क्या चूज करना होगा। क्यू पॉजिटिव है, जिसकी वजह से अपने को स्ट्रेट लाइन मोशन मिले। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको राइट ऑप्शन कैच करने होंगे, मे बी 1 और मोर देन 1 करेक्ट। एक डायरेक्शन है ये, दूसरा डायरेक्शन है ये, तीसरा डायरेक्शन है ये, चौथा डायरेक्शन है ये, और मे बी लाइक ये। सो ये 4 डायरेक्शंस दी गई हैं। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट the condition that we are looking for is fulfilled? Minus j, leftward, leftward. Okay, left is coming as an answer. So सभी ने लेफ्ट आंसर दिया,
चलो इससे फर्स्ट को चूज करते हैं। क्या फर्स्ट हमारा अपने को कैलकुलेशन के हिसाब से भी पढ़ लेना चाहिए। तो क्या होगा कि अपने को चाहिए स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अब देखना कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करने वाली बात हो रही है। हाँ, कई बार क्या करेगा वो मल्टीपल क्वेश्चन बनाएगा, बस मैं वही पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। देखो अगर आपको स्ट्रेट लाइन पे चलना है, यहाँ पे दो तरह के टर्म यूज करेगा, या तो स्ट्रेट लाइन बोलेगा या यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा, दोनों में अंतर समझना है। अगर उसने स्ट्रेट लाइन बोला है तो इसका मतलब है कि उसको स्ट्रेट लाइन पे चलना है। दैट मीन्स इस पे फोर्स लग सकता है। कौन सा फोर्स लग सकता है? जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, लेकिन वेलोसिटी के किसी और के डायरेक्शन के अलावा फोर्स नहीं लगना चाहिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन पूछता है। अगर ऐसा बोलता है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स ही जीरो होना चाहिए। सो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स बदलते हैं। जैसे इसके प्रीवियस केस में हमने क्या पूछा था, यूनिफॉर्म मोशन करे, इसका मतलब फोर्स को जीरो होना जरूरी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन आएगी, जो भी दिख रही थी वही आएगी। और यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिखा है कि ऑन ए स्ट्रेट लाइन हो, तो हमको देखना होगा कि वो सारे फोर्स जो इसकी डायरेक्शन में नहीं है वो जीरो होने चाहिए। तो ये दिमाग में रखना है। अच्छा, जैसे हम कैलकुलेशन वाइज जाएंगे तो हमने को ये देखना है कि एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का जरूर आना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को कंपनसेट करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप चाहोगे एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आए जो कि बाहर की तरफ आए, ये आपकी डिमांड है। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर जाता है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट अगर इधर जाएगा तो चलेगा, लेकिन वैसे भी आप जानते हो इधर तो फोर्स का कंपोनेंट जाएगा नहीं। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट ऑप्शन लिया, इसको चेक करते हैं। ये बी लिया, तो वी क्रॉस बी अगर जब आप करोगे तो अपवर्ड आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इनसाइड होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ऑप्शन वन जो है वो एक अच्छा चॉइस है, तो वन को चूज कर लेंगे। सेकंड को चूज करके देखते हैं कि क्या ये भी हमारा आंसर, ये हमारे लिए कंडीशन बना सकता है। अगर बी हमने इधर चूज किया तो हम बी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये बी परपेंडिकुलर होगा, ये बी पैरेलल हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। आप देखोगे कि जो बी परपेंडिकुलर वाला है वो रिक्वायर्ड फोर्स दे देगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने वाला है, और जो बी पैरेलल होता है ना, वो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं देगा। तो बी अगर हमारा इधर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इधर भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब हम सेकेंड ऑप्शन को भी मार्क कर देंगे। व्हाट अबाउट द थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन में जब इधर आओगे, अगेन आप वी क्रॉस बी करोगे, तो इसके भी दो कंपोनेंट ले लो, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो। ये बी पैरेलल यूजलेस रहेगा, बी परपेंडिकुलर काम करेगा, और बी परपेंडिकुलर हमारा काम करता रहेगा, बी पैरेलल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, वो भी जमेगा। क्या फोर्थ जमेगा? फोर्स देखो, जब आप इधर बना रहे होगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वी क्रॉस बी का फोर्स अंदर चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स अंदर है, दोनों अंदर चले गए तो दोनों सपोर्ट करेंगे, डेविएट करा देंगे। तो फोर्थ नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे ये नहीं हो सकता है, बाकी तीनों हो सकते हैं। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है कि आपसे मल्टीपल डायरेक्शंस फिजिबिलिटी नजर आए, और मल्टीपल डायरेक्शन को दे सकता है जो कि करेक्ट हो, तो अपने को केवल एक पर सेटिस्फाइड नहीं होना है। हाँ, लेफ्ट वर्ड होना चाहिए, तो ये सारे लेफ्ट वर्ड्स हैं, चलेगा, सभी आंसर में आ जाएंगे। राइट वर्ड नहीं आना चाहिए। ये लॉरेंज फोर्स पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है, मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी होती है, उनके बेसिस पे बात करना होता है। मॉड्यूल में आप देखोगे और भी इसको डिटेल में मैंने बता रखा है कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी अगर एक सेम डायरेक्शन में हो गए तो क्या होगा, ऑब्वियस है इसका फोर्स जीरो हो जाएगा। तीनों परपेंडिकुलर क्या हो गए, तो तीनों परपेंडिकुलर केस हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जब कभी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ये फॉर्मूला वैलिड रहता है, तो इसको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। दैट मीन्स किस वेलोसिटी, कई बार ऐसा बोलेगा किस वेलोसिटी से जाना चाहिए, तो ई बाई बी से जाना चाहिए। कब? जब तीनों परपेंडिकुलर हो। तीनों बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा अगर इस वेलोसिटी से जाता है। और आगे चल करके आप लाइट में देखोगे, लाइट की जो स्पीड आती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, वो इसी से निकलती है, ई बाई बी से। तो ये जो रिलेशन है वो ऑप्टिक्स में, वेव में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी चले जाते हैं।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही रूल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये स्पेशल केस है और काफी इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा आगे यूजफुल रहेगा। और ये एक एग्जांपल आपने देखा, तो ये लॉरेंज फोर और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड था। और इसके बाद आएगा दूसरा फोर्स की, अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारा चल रहा है तो इसको भी तो हम करंट बोल सकते हैं। तो किसी करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है वो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो उसकी हेडिंग लिख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फॉर्मूला जरूर लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ, ऐसा लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट carrying wire in presence of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है उसकी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। लेट्स से कि अपने पास ये करंट कैरिंग वायर है कोई, और इस पे आई करंट चल रहा है, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन की गई है जिसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। So this magnetic field is existing from some other wire or due to some other charge movement और करंट कैरिंग वायर, और ये वायर आपने प्लेस किया हुआ है। इससे पहले आपने क्या लर्न किया था, इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब ये वायर किसी और वायर की मैग्नेटिक फील्ड पर है तो क्या फर्क पड़ता है। सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही लॉजिक लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, लेंथ एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, इस पर लगने वाले फोर्स को पता करेंगे जिसका नाम होगा df. So df is going to be the force acting on this current element idl. So this df is given as I dl cross b. अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वही फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, उसी को रिराइट कर लिया गया। सो फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट इज दिस। इसमें टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है मैं बता देता हूँ। I is the current, DL is the length element, B is the magnetic field which is existing from outside or from somewhere else externally, DF is the force acting on this DL. इतने छोटे वायर पर इतना फोर्स लग रहा होगा, तो पूरे पर कितना लगेगा। नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, F को इंटीग्रेट कर दोगे DF को। सो ये बनेगा इंटीग्रेशन I DL क्रॉस B। सो जब कभी आपको नेट फोर्स निकालना हो तो इसको यूज कर लीजिए, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। डीएल है लेंथ इज अलोंग द वायर, तो वायर की जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। आई कांस्टेंट होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे, फोर्स आ जाएगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वगैरह यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप डीएफ की डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो डीएफ की डायरेक्शन क्या बनेगी, डीएल क्रॉस आई। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम डीएल क्रॉस बी करेंगे। आई तो डायरेक्शन वेक्टर होता नहीं है, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल इज हेयर, बी इज इनसाइड, सो डीएल क्रॉस बी, डीएल के परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा तो इधर चला जाएगा फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। सो द फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस, ये आपका डीएल एलिमेंट था एंड फोर्स विल बी डीएल क्रॉस बी, सो डीएल क्रॉस बी विल गो लाइक दिस, सो दैट विल बिकम डीएफ फोर्स। तो सभी एलिमेंट पर फोर्स पता करेंगे, फोर्स डीएल के परपेंडिकुलर रहता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। कॉपी कर लीजिए। और इस पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, कोई वायर रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देगा, बोलेगा बताइए वायर में किस तरह का फोर्स लग रहा है, या फिर ऐसा बोलेगा वायर किस डायरेक्शन में चलेगा या किस तरह से रोटेट करेगा। वो जितना भी मैकेनिक्स है सारा कुछ यूज किया जा सकता है। इस पे इन्वॉल्व होने वाले पॉइंट्स के बारे में जहां तक बात करने वाली बात है तो मैं बता देता हूँ। आई करंट है, डीएल लेंथ एलिमेंट है, इसको डायरेक्शन करंट के हिसाब से देना है, बी एक्सटर्नल फील्ड है, और डीएफ जो है दैट इज फोर्स ऑन डीएल है, फोर्स ऑन लेंथ
डीएल लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, तो टोटल लेंथ पे कितना लगेगा उसको इंटीग्रेट करके पता कर सकते हैं। अगर आपने ये कॉपी कर लिया है, एक लास्ट एग्जांपल पिक करते हैं और उसका यूज भी आ जाएगा। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको याद भी रखना है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर करेक्ट दे सकते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग on a circular ring of radius capital R having I current when it is placed in uniform magnetic field B। किस तरह से प्लेस्ड है वो भी बता देता हूँ। ये रिंग है आपकी, इस पे करंट आई जा रहा है, इसकी रेडियस आर है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बी लगी हुई है जो कि यूनिफॉर्म है। इस पे लगने वाला फोर्स अपने को पता करना है। कैन एनीबॉडी आंसर क्विकली और करेक्ट, मोर इम्पोर्टेंटली करेक्टली? तो यहाँ पर भी अपने को वही लगाना है, डीएल लो, डीएल क्रॉस बी करो, इंटीग्रेट करो, अपने को आंसर आ जाएगा। तो तब तक आप सॉल्व करें, मैं बताता हूँ। आपको फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या मिला हुआ है? इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी। मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको ना। हम लोग जानते हैं कि आई किसी भी वायर में वही रहता है, ये बनेगा डीएल क्रॉस बी। फिर इसके बाद में आप बोलोगे कि बी यूनिफॉर्म है। तो जब कभी यूनिफॉर्म वर्ड यूज हो जाए, यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये यूनिफॉर्म वर्ड आया, तो यूनिफॉर्म केस में हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट होते हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस बी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस बी कर सकते हैं। अगर आपने कहीं भी डीएल चूज किया होता तो ये आपका डीएल वेक्टर था। अब आपको क्या करना है? सारे डीएल वेक्टर को ऐड करना है, डीएल वेक्टर्स को ऐड करना है, लेंथ को नहीं। तो सारे वेक्टर्स आप लगाओगे तो सारे वेक्टर्स साइक्लिक ऑर्डर पर हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। तो जब आप इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर करोगे क्लोज लूप पर, तो क्लोज लूप पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि हमारी लिमिट कहां तक चलेगी? क्लोज्ड है तो क्लोज्ड है। तो जब कभी क्लोज्ड लूप आएगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। इसको हम एज ए रिजल्ट याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी भी क्लोज्ड लूप पर, वो सर्कुलर हो या कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी क्लोज लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो होता है वो 0 रहता है एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड द लूप इज क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि बी यूनिफॉर्म होते हुए बाहर आ जाएगा, ये डीएल का इंटीग्रेशन आएगा और क्लोज लूप का इंटीग्रेशन 0 होता है वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में आपस में ऐड अप करके 0 करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि साइक्लिक, अगर कोई भी क्लोज लूप हो जिसमें करंट चल रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उसका आंसर 0 आएगा, इररिस्पेक्टिव कि बी और लूप के बीच में कितना एंगल जा रहा है, डीएल के बीच में कितना एंगल जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बी को हम बाहर तभी निकाल पाएंगे जब बी कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो ये सेकंड लास्ट स्टेप और उससे पहले वाले स्टेप में इंपॉर्टेंस है। ये हम तभी लिख सकते हैं जब बी यूनिफॉर्म होगा। कई बार आपको नॉन यूनिफॉर्म देगा तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उस तरह का एग्जांपल हम लोग कल पिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी टाइम हो गया और आपने काफी अच्छे पॉइंट समझ लिए हैं। सो रिवाइज देम, और कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। कोई क्विक डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट अप।